चलिए, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात। इसके पूर्व जो क्लास चला था प्यारे बच्चों, उसमें मैंने मैकाले का विवरण पत्र आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। और आज का जो टॉपिक है वुड का घोषणा पत्र 1854, हम लोग इसको वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, सन 1853 के अंत में भारत में अंग्रेज़ों के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा का भी अगर आप देखेंगे तो एकाधिकार मिलता है। इस अवधि में दो उद्देश्य आपके सामने या दो विशेषताएं सामने दिखती हैं, और उन दो विशेषताओं के अलावा भी बहुत सारे विशेषताओं पर चर्चा करते हुए श्रीधर नाथ मुखोपाध्याय लिखते हैं कि शिक्षा का जो छनाई का बोलबाला रहा, जो मैकाले ने दिया था, जन शिक्षा असंभव गिनी गई एवं देसी शिक्षा कुचल दी गई, पाश्चात्य शिक्षा का आदर बढ़ गया, प्राच्य जो विद्या थी वो निरर्थक मानी गई, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया और साहित्यिक एवं लोक भाषाएं निकम्मी ठहराई गई। तो इन बातों से हमें लगता है कि ये सारी विशेषताएं मुखोपाध्याय ने प्रस्तुत किया, लोगों के सामने रखा, जो कि ये सत्य भी था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही निकम्मी या फिर निरर्थक सिद्ध की गई, और जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसकी बोलबाला बढ़ी गई, उसके माध्यम में शिक्षा देने की प्रबलता बढ़ गई, वह बुद्धिजीवों की भाषा कही जाने लगी या फिर शिक्षा में उसका ज़्यादातर स्तर बढ़ गया। ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और जो हमारी जन शिक्षा थी, जो कि देसी शिक्षा कह सकते हैं, उसको बिल्कुल भी क्या किया गया, कुचल दिया गया। ठीक, अब ये बात आती है कि सन 1833 के बाद जब 1853 आता है, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक आज्ञा पत्र जारी करना था, ठीक है। अब उस समय ब्रिटिश संसद में या ब्रिटिश संसद को ये एहसास हो गया था कि हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कब तक अनदेखा करेंगे, कब तक अनसुना करेंगे, और अगर अनसुना ये ज़्यादा दिनों तक होता है तो शायद विद्रोह की भावना, आंदोलन की भावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बहुत लंबे समय तक भारतीय शिक्षा को अनदेखी नहीं किया जा सकता था, इसलिए भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया गया, ठीक है। और जब गठन किया गया तो इस समिति ने 1853 तक की जो भारतीय शिक्षा थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके पहले की, उसको क्या किया गया, गहराई से अध्ययन किया, ठीक है। और कह सकते हैं कि इसके अध्ययन के पश्चात बहुत ही विचार विमर्श करने के पश्चात भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव समिति ने क्या किया, प्रस्तुत किया, ठीक है। अब समिति के सुझाव पर कंपनी ने क्या किया, 18 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई, ठीक है। अब ये नई शिक्षा नीति जो थे, उस समय सर चार्ल्स वुड थे, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के यहीं क्या थे, प्रधान थे, ठीक है। और इन्हीं के कंपनी के नाम की वजह से आयोग का नाम भी इन्हीं के नाम पर रख दिया गया, जिसको हम लोग वुड का घोषणा पत्र 1854 के नाम से जानते हैं।
अब क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार को ये महसूस हो गया था कि हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बहुत दिनों तक बहका नहीं सकते हैं, बहुत दिनों तक उसको अंधेरे में नहीं रख सकते हैं, हमें उसकी शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने होंगे जिससे कि हम ये जन आंदोलन को समाप्त कर सके, इस विद्रोह को समाप्त कर सके। अन्यथा हमारे शासन जो हम व्यवसायीकरण करना चाहते हैं, जो व्यवसाय को अपने बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, हम उतने अच्छे तरीके से अपने व्यापार को नहीं बढ़ा पाएंगे, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो डिस्पैच लाना जरूरी हो गया था। ठीक है, अब जब ये वोट की घोषणा पत्र की गई तो प्यारे बच्चों ये 100 अनुच्छेदों वाला ठीक है 100 अनुच्छेद वाला बहुत ही बड़ा व्यापक रूप से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विवरण पत्र प्रस्तुत किया गया। और एक बात और समझ में आती है उसके साथ साथ कि इस विवरण पत्र में भारत के पक्ष में बहुत सारी बातें की गई और इसलिए इस विवरण पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र से जाना जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं इसको इस नाम की उपाधि या संज्ञा दी गई। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ समझिए, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें आपको लेक्चर दे के भी बता देता, लिखने का बोल या फिर इसको दिखा करके एक्सप्लेन करने का रीज़न यही है कि शायद आपके सामने एक अच्छा सा बोर्ड पे नोट्स मिल जाए, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। अन्यथा मैं अगर ऐसे ही मौखिक रूप से बोल दूंगा तो आप सुनेंगे, बहुत सारे डेट जो है वो आपको मेंशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन 1 नंबर के बनते हैं। ठीक है, बहुविकल्पी या शॉर्ट क्वेश्चन में कितने पेजों का या कह सकते हैं कितने अनुच्छेद का निर्माण किया गया था, इसमें लंबा चौड़ा जो है, या फिर ये वुड डिस्पैच कब आया था, ऐसे बहुत सारे, किस सन में ये शिक्षा नीति आई थी, इस तरीके से प्रश्न यहाँ पे निर्मित होते हैं। तो इसलिए मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि आप सब क्या कर पाएँ, इसको नोट कर लें। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। उसके पश्चात मैं इसको बोर्ड को साफ करके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों अब यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, वुड के घोषणा पत्र का कारण क्या था। क्या कारण था जिसकी वजह से ये घोषणा पत्र आया। ठीक है, तो पहला जो कारण देखने को मिलता है कि देश में अंग्रेजी शिक्षा का मांग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने के कारण। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा की मांग क्या हो रही थी, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी।
उसका प्रभाव कहीं ना कहीं मैकाले से देखने को मिलता है, क्योंकि उसने नई शिक्षा नीति में ये बात लागू कर दिया गया था कि अंग्रेजी शिक्षा जो ग्रहण करेगा ना उसको सरकारी नौकरी में वरीयता दिया जाएगा, और राजकाज की भाषा घोषित कर दी गई, जिसकी या जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि लोग अंग्रेजी शिक्षा की ओर क्या हुए, आकर्षित हुए। ठीक है, ये भी कारण देखने को मिलता है। उसके बाद नई शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, ठीक है, सुधार करने के लिए। देखिए, नए जो शिक्षण संस्थान हैं वो बहुत तेजी से खुल रहे थे। अब जो ये स्थापना हो रही है, लेकिन उनकी गुणवत्ता में भी कहीं ना कहीं सुधार होनी चाहिए। सिर्फ क्वांटिटी की मात्रा में कह सकते हैं कि विद्यालय खोलने की ज़रूरत नहीं है, उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं ये कारण बताए गए। ठीक है, तीसरी चीज शिक्षण दिख रहा है कि बहुत छोटा है, दिख रहा ना, शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम तथा उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, ये भी कारण था जिसकी वजह से वुड का घोषणा पत्र करना पड़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब और भी कारण होते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, अधिक समय तक जो भारतीय या भारतीयों की शिक्षा थी, ठीक है, आप उनको नकार नहीं सकते हैं या उनके अधिकारों से उनको वंचित नहीं रख सकते हैं, इसलिए भी कहीं ना कहीं आवश्यकता महसूस होती है। भारतीयों की शिक्षा के अधिकार से वंचित न रखने के लिए भी एक कारण बना। ठीक है, और अगर बात किया जाए कारण, तो जो स्त्री शिक्षा अगर आप देखेंगे तो भारत में स्त्री शिक्षा को जानने के लिए भी, स्त्री शिक्षा को जानने के लिए यहीं पे बात करते हैं। और अगर तो मुस्लिम शिक्षा की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो मुस्लिम शिक्षा को जानने के लिए ठीक है, ये मुख्यतः कारण कहीं ना कहीं देखने को आता है। इसके अलावा भी अगर बहुत सारे कारणों की बात करें तो ये हमें लगता है कि भारत में सभी स्तरों की जो शिक्षा दी जा रही थी, उसमें शिक्षण संस्थाओं में जो तत्कालिक समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कहीं ना कहीं बात
की जाती है घोषणा पत्र की। ठीक है, अब देखे होंगे तो और भी अगर कारण की बात किया जाए तो भारत में जो ब्रिटिश राज्य थे वो मजबूत हो रहे थे ना, और मजबूत होने के कारण जो शिक्षा संबंधित एक अस्थाई रूप से कह सकते हैं नीति थी, तथा कह सकते हैं शिक्षा का एक अस्थाई रूप देने के लिए भी इस ऊट का घोषणा पत्र कारण बना। ठीक है, क्योंकि भारत में अगर आप देखते हैं तो ब्रिटिश जो राज्य था वो बहुत मजबूत धीरे धीरे होता चला जा रहा था, उसका अस्थायित्व तो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि शासन तो ये कर ही रहे थे, शासन के साथ साथ अपने शिक्षा का भी समय समय पर ये विस्तार कर रहे थे। बहुत सारी नीतियां बनी, लेकिन उन नीतियों में कहीं ना कहीं खामियां थी, जिसकी वजह से भारतीय अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला। ये बहुत सारे कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों कारण बनता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आया? तो ये कारण भी आप क्या करिए, फटाफट इसको प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। अगर आप नोट किए रहेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। ठीक, नोट कर लीजिए तुरंत। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है आपका वुड का घोषणा पत्र की सिफारिशें व सुझाव। तो क्या क्या वुड के घोषणा पत्र में सिफारिश की गई है, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से कि अपने शिक्षा नीति में उसको लागू किया जाए। ठीक, और क्या क्या वो सुझाव दिए हैं, ये आपके सामने कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स इसमें नहीं लिखा गया है, मैं आप लोगों को ऐसे ही ओरली मौखिक रूप से लेक्चर दे दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, पहली है शिक्षा की व्यवस्था। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि आदेश पत्र में ये स्वीकार किया गया कि सभी उद्देश्यों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है वो शिक्षा। अगर शिक्षा को पूरा नहीं किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जन आंदोलन या फिर आंदोलन की स्थिति उत्पन्न होगी। तो सभी उद्देश्यों में जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है पहले उसको पूरा किया जाए। ठीक है, क्योंकि हर एक उद्देश्यों को अगर आप देखते हैं तो उन उद्देश्यों में सबसे या सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य समझ में आता है वो क्या समझ में आता है, वो शिक्षा समझ में आती है। ठीक है, तो ये सुझाव दिया गया कि जो शिक्षा है वो सभी को दिया जाए। दूसरी चीज, शिक्षा का अर्थपूर्ण उद्देश्य। अब यहाँ पर जो अगर बात करते हैं तो इस घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए जो शिक्षा का उद्देश्य बनाया गया था वो ये उद्देश्य था, या ब्रिटिश का जो कह सकते हैं पहले उद्देश्य था, जिसमें आप कह सकते हैं कि हम ऐसी शिक्षा दें जो हमारी भाषा को सुनने वाला समझने वाला होना चाहिए ना। हमारे ब्रिटिश में नौकरी चाकरी कर ले, जो शासन में सैनिक कह सकते हैं बन सके, तो हम उसको अपनी बातों को स्पष्ट रूप से बोलेंगे, वो समझेगा और हमारे अनुसार वो कार्य करेगा। तो ये अर्थ उनका निकल के आता है कि वो अपने अनुसार शिक्षा देना चाहते थे। ठीक है, और शासन एक तरफ चलाना चाहते थे, और ताकि जब हमारे लोग रहेंगे, हमारी भाषा बोलने वाले रहेंगे, हमारी तरह रहेंगे, तो हम अपने उद्देश्यों का सही ढंग से पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के लिए अर्थपूर्ण उद्देश्य कहीं ना कहीं ये बातें समझ में आती है। और सबसे बड़ी चीज, ब्रिटिश का ये मानना था कि अगर ऐसे लोग रहेंगे तो हम उन पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने भाषा वाले रहेंगे, अपने विचारों वाले रहेंगे, तो उस पर हम ज़्यादातर विश्वास कर सकते हैं। शिक्षा का संगठन, अगर यहाँ पर देखते हैं तो जो भी वुड का घोषणा पत्र था, शिक्षा नीति बनाई गई थी, उस शिक्षा नीति में मुख्यतः इसको 4 स्तरों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, और वो 4 स्तर क्या क्या हैं, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आप लोगों का प्राथमिक स्तर आता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर के बाद माध्यमिक स्तर आता है, माध्यमिक स्तर के बाद कह सकते हैं कॉलेज स्तर आता है, और कॉलेज स्तर के पश्चात विश्वविद्यालय स्तर में विभाजित किया जाता है। तो ये 4 स्तर कहीं ना कहीं संगठन के, शिक्षा का संगठन के रूप में निर्धारित किया जाता है, और इसके निर्धारण करने के पश्चात इसमें तमाम अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी जो संगठनों में काम करेंगे। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। अब यहाँ पर जो
विद्यालयों की ये स्थापना करना चाहते थे वो कैसा स्वरूप होना चाहिए, उनका क्रमबद्ध होना चाहिए। तो इस घोषणा पत्र में ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो विद्यालयों का स्वरूप होगा वो कैसा होगा, क्रमबद्ध होगा। अब यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि देसी विद्यालय, या फिर कह सकते हैं कि प्राथमिक स्कूल, इसी को और रूप में कहा जाए तो प्राथमिक स्कूल। ठीक है, ये पहली सीढ़ी। अब प्राथमिक स्कूल के पश्चात कहते हैं कि दूसरा जो क्रम होगा वो मिडिल स्कूल का होगा। ठीक है, मिडिल स्कूल, ठीक। अब उसके बाद हाई स्कूल, अब इसके पश्चात कॉलेज होंगे और इसके पश्चात विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, तो अब इस तर्ज पे क्या होंगे, विद्यालय क्रमबद्ध रूप से खुलेंगे, स्थापित किए जाएंगे। पहले प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक स्कूल खुलेंगे जिसमें 1 से लेकर के 5 तक की शिक्षा दी जाएगी। मिडिल स्कूल जिसमें 6 से लेकर के कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के शिक्षा दी जाएगी। हाई स्कूल जिसमें आप कह सकते हैं कि आपका हाई स्कूल में 9 से लेकर के 10 तक की शिक्षा दी जाएगी। कॉलेज स्कूल में आप कह सकते हैं कि जो 11 से लेकर के 12 तक की शिक्षा दी जाएगी। और विश्वविद्यालय स्तर जहाँ BA BSc या अनुसंधान से संबंधित जितने भी चीज़ें चलेंगी वो विश्वविद्यालय स्तर में शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो वुड का जो मानना था कि क्रमबद्ध रूप से विद्यालयों की स्थापना किया जाए, वो जो स्वरूप इस प्रकार से होगा। ठीक है, सहायता अनुदान। अब यहाँ पे ये ध्यान भी रखिएगा कि जो विद्यालय इस तर्ज पे खुलेंगे तो इन विद्यालयों को क्या किया जाए, समय समय पर सहायता अनुदान भी प्रदान किया जाए। अगर ये अनुदान मिलते रहेंगे तो विद्यालयों में जो नवीनीकरण है वो किया जाएगा, पुस्तकों का रख रखाव सही ढंग से किया जाएगा, और कह सकते हैं कि वहाँ पर छात्रों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये सभी सेवाएं हम तभी बच्चों को या गुणवत्ता युक्त शिक्षा देंगे, और ये तभी हो सकता है जब विद्यालय को अनुदान के रूप में प्रदान किया जाए। ठीक है, और उसमें एक बात और आएगा, भाई टीचर को भी वेतन देना है, तो उचित वेतन तभी मिल पाएगा जब विद्यालय को अनुदान मिलेगा। और बच्चों को छात्रवृत्ति भी देनी है, स्कॉलरशिप की बात भी की जाती है। तो स्कॉलरशिप कैसे दिया जाएगा, जब विद्यालय को सहायता अनुदान के रूप में ब्रिटिश पार्लियामेंट धनराशि देगी। शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, ठीक है, तो पाठ्यक्रम में इस घोषणा पत्र के संदर्भ में ये स्वीकार किया गया कि जो पाठ्यक्रम होगा वो भारतीय भाषाओं के अनुसार होगा। ठीक है, या भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए वो ऐसी चीज़ें सम्मिलित किया जाए जो ज्ञान विज्ञान की भाषा हो, आधुनिकता को जोड़ती हो, रूढ़िवादिता उसमें ना हो। जो कि हम बात कर देते हैं कि तमाम धर्मों के या तमाम जो है धर्म का प्रचार प्रसार या धर्म से रिलेटेड जो शिक्षा दी जाती है, ऐसी चीज़ें उस पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगी। जो कि ऐसा शिक्षा हो जो बच्चों को आधुनिक जीवन से जोड़ करके कुछ नई चीज़ें, नए तथ्यों को, नए सिद्धांतों से अवगत कराती हो। जो ज्ञान विज्ञान की भाषा हो, जो कि उनमें विचारों की जो अभिव्यक्ति हो वो सुदृढ़ पाई जाती हो, जिससे कि अच्छे हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाली शिक्षा होनी चाहिए। तो वो ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करने की बात करते हैं। यहाँ पर शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर जो शिक्षण विधियाँ की बात करते हैं तो जो भारतीय शिक्षा की बात आती है, उस भारतीय शिक्षा में बात किया जाता है कि हम प्राच्यवादियों को
हिंदी के माध्यम से सिखाएं और उसके साथ साथ हम अंग्रेजी माध्यम से भी सिखाएं। जो अंग्रेजी माध्यम से सीखना चाहता है उसमें अंग्रेजी माध्यम से सीखे, ये विधि अपनाई जाए, और जो हिंदी माध्यम में सीखना चाहता है उसको हिंदी माध्यम में सिखाया जाए। अगर इस विधि से सिखाया जाता है इन सब स्कूलों में तो शायद बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। जो जिसका उचित समझेगा उस अनुसार से कहीं वो सीखेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो विधि अपनाई जाएगी, क्योंकि ये मानते हैं कि यहाँ पर जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर जो हिंदी भाषा है वो उतनी ज़्यादा विकसित नहीं है, तो इसलिए उच्च जो शिक्षा लेना है वहाँ पर आपको अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। तो विश्वविद्यालय में जो है वो आपको अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि ये मानते हैं कि हायर एजुकेशन में जो हमारी भारतीय शिक्षा या भाषा है वो उतनी ज़्यादा विकसित नहीं है। तो इसलिए विश्वविद्यालयों में जो भी लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे वो अंग्रेजी माध्यम में ग्रहण करेंगे। ठीक बात, ये शिक्षण विधियां होंगी। शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार। देखिए, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि गुणवत्ता युक्त शिक्षक की नियुक्ति की बात की जाती है, जो दक्ष हो, विषय का ज्ञान रखते हो, और उसके साथ साथ उनको क्या किया जाए, उचित वेतन दिया जाए। आर्थिक स्थिति का मतलब यहाँ पर वही है कि उचित वेतन दिया जाए, जिससे कि उनका स्वयं का जीविकोपार्जन हो सके, और जो अन्य जगह समय देते हैं वो समय ना दें, ताकि पठन पाठन में ही सारी क्रियाएं अपनाएंगे। ये तभी हो सकता है जब उनको आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, ठीक है, या आर्थिक स्थिति में उनको सुधारा जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी बात कहा जाता है कि उसी विद्यालय में उनको रहने की भी व्यवस्था प्रदान कराई जाए। ठीक है। गरीब छात्रों को आर्थिक सुधार। अब देखिए, जो बच्चे सीखने में सक्षम हैं, जो लेकिन आर्थिक रूप से क्या हैं, कमजोर हैं, तो उनको क्या किया जाए, उनको आर्थिक सुधार के लिए कुछ ऐसे सहायता दिया जाए, जैसे छात्रवृत्ति का नाम ले लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसी सहायता उनको मिल जाती है तो वो बच्चे आगे की जो शिक्षा है अपनी पूरी कर सकते हैं या शिक्षा को पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए गरीब छात्रों को क्या किया जाए, आर्थिक सुधार दिया जाए। समान शिक्षा की व्यवस्था, क्योंकि आप देखे होंगे कि मैकाले जो शिक्षा व्यवस्था दे के चला गया कि हम उच्च वर्ग या उन वर्गों की बात करता है, तो उन वर्गों में हम उच्च वर्ग की बात कर लेते हैं जिनके पास पर्याप्त समय है, उनको शिक्षा दिया जाएगा, तो उनके संपर्क में जो निम्न वर्ग आएगा वहाँ तक छन करके शिक्षा पहुँच जाएगी। ये मैकाले था। तो ऐसी शिक्षा ना दिया जाए। शिक्षा का सबको अधिकार है, तो सबको समान रूप से शिक्षा लेने का अवसर प्रदान किया जाए, चाहे वो निम्न वर्ग का हो चाहे वो उच्च वर्ग का हो। शिक्षा का सबको अधिकार होना चाहिए। ये वुड के कहीं ना कहीं सुझाव थे। ठीक है। स्त्री शिक्षा, अगर आप देखते हैं प्यारे बच्चों, तो इसके पहले आप देखे होंगे तो स्त्री शिक्षा पे बहुत सारी बातें नहीं कही गई थी, नहीं बढ़ावा मिला था। तो स्त्री शिक्षा के महत्व को भी स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जब भी किसी बालक की शिक्षा शुरुआत होती है तो उसके परिवार से ही होती है, और परिवार में उसकी जो प्राथमिक गुरु मानी जाती हैं वो माता ही मानी जाती हैं। अगर ये शिक्षित होंगी, अगर इनके शिक्षा का विस्तार किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो परिवार शिक्षित होगा, वो समाज शिक्षित होगा, और जो हम चाहते हैं वो राष्ट्र भी शिक्षित होगा। ये सुझाव कहीं ना कहीं वो प्रस्तुत करता है। तो इसलिए बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए स्त्री शिक्षा की भी बात वुड ने किया था। ठीक है। अब उसके साथ साथ मुस्लिम शिक्षा की भी बात की जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि मुसलमानों में स्त्री शिक्षा वो भी नहीं ले पाती हैं, या मुसलमान शिक्षा से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वंचित रह जाते हैं। इसलिए मुसलमानों की शिक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं वुड ने सुझाव दिया था। प्रेरित करने की बात की, बढ़ावा देने के लिए बात किया, और कहा कि छोटे मोटे जन संबोधन भी किया है वुड ने, जनसभा करके मुस्लिम शिक्षा और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहित किया हुआ है। तो ये इतनी बातें कहीं ना कहीं वुड ने अपने घोषणा पत्र में प्रस्तुत किया है प्यारे बच्चों।
ठीक, अब ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि ये जो सुझाव दिया गया तो इसका क्या प्रभाव दिखा। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है। अब उसके पश्चात हम ये देखेंगे कि तत्कालिक क्या प्रभाव दिखा और दीर्घकालिक क्या प्रभाव दिखा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। मैं हट जा रहा हूँ बोर्ड के सामने से ताकि आप सब इसको नोट कर सकें। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके पश्चात देखिए पॉइंट है वुड का घोषणा पत्र का मूल्यांकन। देखिए अगर भारतीय परिदृश्य से देखते हैं तो जो वुड का घोषणा पत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसमें जो भारतीय शिक्षा की जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं, जो तात्कालिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के चलता है और उसका समाधान करने की बात करता है। तो इसलिए हमें पक्ष और विपक्ष दोनों बातों को ध्यान में रख करके इसका मूल्यांकन करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके गुण, मेरिट क्या है। तो राज्य पर शिक्षा का उत्तरदायित्व। अब घोषणा पत्र में यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा, ये निश्चित किया गया। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लोकतांत्रिक देशों में शिक्षा का जो उत्तरदायित्व होता है वो राज्य का ही होता है और राज्य के अंदर में ही शिक्षा संचालित की जाती है। तो पहली बार ऐसा हुआ जो कि क्या किया गया, शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य को दिया गया। ठीक, शिक्षा के निश्चित उद्देश्य। अब देखिए इस घोषणा पत्र में भारतीय जो शिक्षा है उसके उद्देश्य भी निश्चित किए गए, जिससे शिक्षा के स्तर में क्या हुआ, सुधार हुआ। जब किसी भी चीज का उद्देश्य ही निश्चित नहीं होगा तो उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो क्या किए गए, निश्चित किए गए। जब निश्चित होगा तभी न कहीं सुधार पाया जाएगा। जन शिक्षा विभाग की स्थापना। आप देखे होंगे तो इस घोषणा पत्र में ये भी तय किया गया कि क्या किया जाए, जन शिक्षा विभाग की स्थापना किया जाए, ताकि शिक्षा में जो तत्कालिक समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का क्या किया जाए, निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण करके उसका कहीं ना कहीं समाधान खोजा जाए। इसलिए जन शिक्षा विभाग की स्थापना किया गया। ये भी बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि आज भी अगर देखे होंगे तो राज्य सरकार ने क्या किया, जन शिक्षा विभाग बहुत सारे नियुक्त किए हैं। जैसे कि प्राथमिक विद्यालयों में बात करें तो उसमें देखे होंगे तो जो जन शिक्षा विभाग के वो आते हैं ना, डिप्टी साहब, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्टी साहब, बेसिक शिक्षा अधिकारी ना। तो ये क्या करते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को समय समय पर आकर के जांच करते हैं और जो भी शिक्षा में समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो अगर ऐसे जन शिक्षा विभाग की स्थापना अगर नहीं किया रहेगा तो प्रिंसिपल मनमाना करेंगे, अध्यापक मन से नहीं पढ़ाएंगे, ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। इसलिए जन शिक्षा विभाग की क्या की गई है, स्थापना की गई है। गरीब छात्रों की आर्थिक सहायता दी गई। अब देखिए जो बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने योग्य हैं, पढ़ने के लिए तत्पर हैं ना, तो गरीब छात्रों के लिए अगर आर्थिक सहायता मिल जाती है, उन पे अतिरिक्त कोई बोझ नहीं बनता है, तो वो बच्चे सीखेंगे। तो ये भी बहुत लाभदायी कदम उठाया गया था। शिक्षा का उचित संगठन, जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, अगर लेक्चर में ध्यान से सुने होंगे तो आप देखे होंगे कि शिक्षा का उचित संगठन का भी निर्माण किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि प्राथमिक विद्यालय बनाए गए और उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बनाए गए, जिसमें 6 to 8 की बात किए थे। हाई स्कूल बनाए गए और उच्च स्तरीय या विश्वविद्यालय स्तरीय पे कहीं ना कहीं 4 भागों में इसको निर्धारित किया गया संगठनों का। ये भी बहुत अच्छा कदम था। व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना तो व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई, संबंधित बहुत सारे सुझाव प्रस्तुत किए गए। अब इसके फलस्वरूप आप देखेंगे तो विद्यालयों में व्यवसाय से संबंधित शिक्षा प्रदान किया जाने लगा। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अब यहाँ से लोगों के हाथों में कहीं ना कहीं रोजगार होगा, ऐसी शिक्षा कहीं ना कहीं दी जाने लगी। स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था,
बालिकाओं को प्रोत्साहन दिया गया, इसमें बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोले गए। और आप अगर देखेंगे तो विद्यालयों में महिला अध्यापिका की नियुक्ति की जाने लगी, जिससे कि बालिकाएं जो हैं वो विद्यालय आएं और शिक्षा ग्रहण करें। तो इसलिए स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था भी की गई थी। और ये वुड का बहुत अच्छा सुझाव देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्त्री शिक्षा को बल मिलता है, जिसके कारण आज के परिवेश में अगर आप देखेंगे तो स्त्री शिक्षा जो ले पा रही हैं उसमें कुछ न कुछ अगर देखा जाए कुछ अंशतः योगदान वुड का भी माना जाता है। मुस्लिमों की शिक्षा अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो मुस्लिम जो वर्ग है वो शिक्षा से वंचित होने लगा था, धीरे धीरे कटने लगा था। तो इसके लिए वुड ने क्या किया कि मुस्लिमों में आप देखेंगे तो जो लड़कियां होती हैं खास करके हिजाब जिसको बोलते हैं, बुर्का जो पहनती हैं, तो वो पहनती हैं और सामान्य विद्यालयों में उतना नहीं जाती हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, या फिर कह सकते हैं हिंदू विद्यालयों में भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनका उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। उसके लिए वुड ने क्या किया, मुस्लिमों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था किया, जिसके लिए विद्यालयों की स्थापना किया और बालिकाओं को या फिर मुस्लिम वर्ग को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया। ये भी देखने को मिलता है। निस्यंदन सिद्धांत का निरस्त होना, इसने क्या किया, पूर्णतः इस सिद्धांत को खत्म ही कर दिया और कहा कि सभी को शिक्षा का समान अधिकार है। अगर ऐसा रहेगा तो कुछ ही वर्ग शिक्षा ले पाएंगे, बाकी जो वर्ग है वो शिक्षा से वंचित रह जाएगा। तो हम जो व्यवसाय करना चाहते हैं उन वर्गों पे नहीं कर पाएंगे। यहाँ भी थोड़ी बहुत नीतियाँ हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा कदम माना जाता है। विश्वविद्यालयों की स्थापना, इस सुझाव में आप देखेंगे या फिर बहुत अच्छा लाभ माना जाता है कि वुड ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा कि विश्वविद्यालयों की क्या किया जाए, स्थापना किया जाए। अब ये स्थापित होते हैं अगर विश्वविद्यालय, तो आप देखेंगे तो पहले तो तमाम जो महाविद्यालय हैं उनको मान्यता प्रदान करेगा, ठीक है, और उनका महाविद्यालयों में पठन पाठन किस तरीके से हो रहा है पूरी देखरेख विश्वविद्यालय करेगा। और मान्यता प्रदान करने के पश्चात आप देखेंगे तो महाविद्यालयों में जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो पूरा विश्वविद्यालय देखेगा और उनको जो अंक प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया है, ग्रेडिंग जो देने की प्रक्रिया है, वो विश्वविद्यालय ही करेगा, ठीक है। इसी तर्ज पे आप देखेंगे तो आज ये बम्बई में विश्वविद्यालय खुला, कोलकाता विश्वविद्यालय खुला, मद्रास विश्वविद्यालय खुला उस समय में, जो कि तमाम जो महाविद्यालयों को ये जो हमने कार्य बताया वो विश्वविद्यालय करते थे। तो इसलिए विश्वविद्यालयों की भी स्थापना खुला हुआ है, जो आज भी वर्तमान समय में देखेंगे तो विश्वविद्यालयों के अंदर ही बहुत सारे महाविद्यालय खुल रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय है लगभग 250 महाविद्यालय खुले हुए हैं ना, वहीं से मान्यता लेते हैं। मान्यता लेने के पश्चात प्यारे बच्चों आप देखेंगे तो वहीं से उनकी अंक पत्र भी होती है, जारी किया जाता है, वहीं पे मूल्यांकन करने के लिए जाता है, कॉपियाँ जो होती हैं। तो ये सारी चीज़ें और उसी मानक पे कहीं ना कहीं महाविद्यालय खोले जाते हैं। तो ये आज भी आधुनिक समय में लाभकारी सिद्ध होता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। दोष क्या है, तो दोष को भी देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट है प्राच्य साहित्य की उपेक्षा ना, तो जैसे कि आप देखेंगे प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी साहित्य को भी पढ़ाया जाता था या फिर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता था और उसे अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाया जाता था। लेकिन उच्च शिक्षाओं में अगर आप देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि वहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का ही बहुत बाहुल्य देखने को मिलता है और वहाँ पर प्राच्य साहित्य का पूरी तरह से अवहेलना देखने को मिलती है। क्योंकि प्राथमिक में तो जो कि हिंदी साहित्य भी पढ़ाई जा रही है और अंग्रेजी साहित्य को साथ में सम्मिलित कर दिया गया है, लेकिन उच्च शिक्षा में भी तो हिंदी साहित्य को बढ़ावा मिलना चाहिए।
वहाँ हिंदी के माध्यम से भी तो लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, जो कि माना जाता है कि प्राच्य साहित्य की क्या की गई, अवहेलना की गई है। बात समझ में आया? शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा, ठीक है। तो जो प्राथमिक शिक्षा में आप देखेंगे जो भाषा देखने को मिलता है वो हिंदी भी रही है और अंग्रेजी भी रही है ना। लेकिन अब अगर किसी को हायर एजुकेशन ग्रहण करना है, दिमाग में पहले ही बना लिया कि हमको उच्च शिक्षा भी लेना है, तो वो भाई प्राच्य शिक्षा क्यों लेने जाएगा? तब तो वो शुरुआत से ही अंग्रेजी शिक्षा को प्रेफर करेगा, ज़्यादा कहीं ना कहीं प्राथमिकता देगा। तो इसलिए आप कह तो दिए, लेकिन प्राच्य जो है शिक्षा को उतना विस्तार नहीं मिला, लेकिन अंग्रेजी माध्यम का भाषा का विस्तार ज़्यादा देखने को मिला, जो कि कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। ठीक है, माध्यम अंग्रेजी अनिवार्य रूप से कर दिया गया कि उच्च शिक्षा में जो शिक्षा ग्रहण करेंगे वो अंग्रेजी में ही करेंगे, तो उस पर जब ज़्यादा बल मिल जाता है तो शिक्षा का माध्यम क्या हो गया, वो अंग्रेजी हो गया, जो कि अगर देखा जाए तो प्राच्य शिक्षा के पक्ष में नहीं माना जाता है। इसलिए बहुत बड़ा दोष देखने को मिलता है पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी साहित्य पर बल। ठीक है, अब देखिए पाठ्यक्रमों में जब हम लोग उठ की बात करते हैं, जो पाश्चात्य साहित्य की बात करते हैं, तो पाश्चात्य में ये कह दिया गया कि ये पाश्चात्य अंग्रेजी साहित्य में क्या है, ज्ञान विज्ञान की भाषा है, बुद्धिजीवियों की भाषा है, जिसमें जो साहित्य पढ़ेगा वो विज्ञान की भाषा को पढ़ रहा है ना। तो इसको क्या किया गया, पाठ्यक्रम में ज़्यादा लोग सम्मिलित किए, क्योंकि उनको क्या है, आधुनिकता से जोड़ना है, आधुनिकता से जोड़ करके वो सीख रहे हैं। तो इसलिए प्राच्य साहित्य को उतना बल नहीं मिला जितना कि पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी साहित्य को बल मिल गया। धार्मिक शिक्षा का नीति स्पष्ट नहीं था। हिंदुओं में आप देखेंगे तो कहा जाता है कि हिंदू में जो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, रूढ़िवादिता है, इसको बंद कर दिया जाए। अगर बंद नहीं किया जाता है तो उनके जो देसी विद्यालय हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनको ही बंद कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर धार्मिक शिक्षा हिंदुओं की बंद कर दी गई, नहीं दी जाती थी। लेकिन यही अगर ईसाई मशीनरी की बात करते हैं तो उनके लिए कोई स्पष्ट रूप से रोक नहीं लगाया गया। वो विद्यालयों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करते थे, बाइबल को भी रखते थे और अपने धर्मों की शिक्षा देते भी थे। तो धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से व्याख्या कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये भी बहुत बड़ा दोष देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इतनी बात हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मूल्यांकन कुछ लाभ भी समझ में आते हैं ना, तो कुछ कहीं ना कहीं दोष भी देखने को मिलता है। और ये दोष जो है, अगर जो दोष दिख रहा है वो आगे चल करके फिर एक आंदोलन, फिर एक जन विद्रोह कह सकते हैं, देखने को मिलेगा। उनमें कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ कहीं ना कहीं कमियां भी देखने को मिलती हैं। अब फटाफट एक चीज़ देख लेते हैं कि इसका उठ के घोषणा पत्र का तत्कालिक क्या प्रभाव पड़ा और दीर्घकालिक क्या प्रभाव पड़ा। मैं पहले पॉइंट आप लोगों को बता, इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ बोर्ड से। ठीक है, आप पहले इसको पूरे पॉइंट्स नोट्स कर लीजिए ताकि आपके पास पॉइंट्स हो जाए तो आप डिटेलिंग कर सकते हैं। उसके पश्चात मैं बता देता हूँ आपको, इसे ध्यानपूर्वक प्यारे बच्चों देख लो। वुड का घोषणा पत्र तात्कालिक प्रभाव। अब तात्कालिक क्या प्रभाव पड़ा, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जब वुड का घोषणा पत्र में ये बात कहा गया कि सभी प्रांतों में क्या किया जाए, शिक्षा विभागों की क्या कर दिया जाए, स्थापना कर दिया जाए। अब इसके फलस्वरूप आप देखेंगे तो 1856 ईस्वी में बहुत सारे विभाग बनाए गए और उन विभागों के अंतर्गत भी बहुत सारे कर्मचारी नियुक्त किए गए जो कि अपने अपने स्तर पे वो कार्य करते थे और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करते थे। सहायता अनुदान प्रणाली का भी आरंभ कर दिया गया। ये तुरंत देखने को मिला जब घोषणा पत्र हुआ, तो जो भी बच्चों को सहायता प्रदान करने की बात थी, विद्यालय के पुनरुत्थान के लिए सहायता देने की बात थी, शिक्षकों को उचित वेतन देने की बात थी, या फिर तमाम शिक्षण सहायक सामग्रियों की बात थी, तो उनको अनुदान दिया जाने लगा। ये प्रारंभ हो गया।
ठीक है, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। अब इसमें भी देखेंगे तो जो मैंने बताया कि आप देखेंगे क्रमबद्ध रूप से विद्यालयों की स्थापना किया जाने लगा, जिसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आप देखेंगे तो आपके ये हाई स्कूल स्तर के और विश्वविद्यालय स्तर के विद्यालयों की स्थापना किया जाने लगा। अब इसमें आप एक चीज़ और देखते हैं कि जो विद्यालय खुले प्रारंभ हुए तो उनमें गुणवत्ता युक्त शिक्षा भी देना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि क्रमबद्ध रूप से इसके पहले सिस्टम नहीं था। तो वुड ने बताया कि नहीं, पहले प्राथमिक विद्यालय खुलने चाहिए, फिर उसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय खुलने चाहिए, हाई स्कूल खुलना चाहिए, कॉलेज स्तर का विद्यालय खुलना चाहिए और विश्वविद्यालय स्तर खुलने चाहिए। इसी तर्ज पे कहीं ना कहीं स्थापित किए जाने लगे विश्वविद्यालयों की स्थापना। अगर आप देखेंगे तो वुड के शिक्षा नीति के पश्चात जो विश्वविद्यालय खुले स्थापित हुए, जिसमें उनके मुख्यतः उत्तरदायित्व भी पहले मैंने बताया था, दिया गया था, जिसमें विद्यालयों को महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना और उनका मूल्यांकन करना और कह सकते हैं बच्चों को उनका अंक पत्र प्रदान करना ना, परीक्षा लेना भी उनका ही, विश्वविद्यालयों का ही काम था, परीक्षा लेकर के उनका अंक प्रदान करना। इस तर्ज पे आप देखेंगे तो 1857 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और जिसको स्थापना में कह सकते हैं कि बहुत सारे उत्तरदायित्व दिए गए। और इन उत्तरदायित्वों के साथ साथ आप देखेंगे प्रमाण पत्र तो देना था ही, लेकिन उसके साथ साथ इन विश्वविद्यालयों में भी शिक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, तो ये तात्कालिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब वुड के घोषणा पत्र में दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ा, तो शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य का, जो कि पहले राज्य का ही होना चाहिए, जो महसूस भी किया गया, क्योंकि राज्य स्तर पे अगर हर एक राज्यों को दे दिया जाता है तो वो सही ढंग से शिक्षा प्रदान करेगा, देखभाल करेगा। और विभिन्न जो अधिकारी हमने बताया कि यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं विभाग स्तर पे, तो राज्य स्तर पे देखभाल भी की जाएगी, देखी जाएगी, और राज्य को केंद्र से जो या ब्रिटिश पार्लियामेंट से कह सकते हैं जो अनुदान मिलेगा राज्य को, वो राज्य अपने शिक्षा या विद्यालयों में खर्च करेगा, तो ये आसान हो जाता है। इसलिए शिक्षा का जो उत्तरदायित्व था वो राज्य को दे दिया गया, और उसी तर्ज पे राज्य सरकार भी काम करने लगी। विभिन्न स्तरों में शिक्षा का संगठन, जो हमने बताया कि शिक्षा का संगठन खुला, तो मुख्यतः दो संगठन ज़्यादा काम करने लगे। आप देखेंगे तो हाई स्कूल की और कॉलेज स्कूल की, जो महत्वपूर्ण माना जाता था। प्राथमिक तो शिक्षा ठीक है था, लेकिन वो सभी के लिए था, लेकिन आगे की शिक्षा उतनी अच्छी नहीं मानी जा रही थी, उतना गुणवत्ता युक्त पूर्ण नहीं था। तो दो शिक्षा पे ज़्यादातर काम करना था, जो कि कह सकते हैं कि हाई स्कूल स्तर पे, कॉलेज स्तर पे, और उसके पश्चात जाकर के विश्वविद्यालय स्तर पे। तो ये दो तीन जो शिक्षा है उस पर ज़्यादा जोर देने की बात थी, तो शिक्षा का संगठन इसी रूप में काम किया। उचित शिक्षा का उद्देश्य, देखिए बिना उद्देश्य का शिक्षा नहीं दिया जा सकता, इसलिए पहले जो शिक्षा रही होगी या थी, लेकिन अब जो यहाँ पर था वो निश्चित किया गया कि ये उद्देश्य होना चाहिए, और उसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके शिक्षा दिया जाने लगा। और आज वर्तमान में भी देखेंगे तो बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास करना, चहुमुखी विकास करना, जिसमें सामाजिक, भाषायिक, शारीरिक, बौद्धिक, ये सब विकास करने की बात की जाती है। तो इसलिए शिक्षा का उचित क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। और जब तक उद्देश्य नहीं होगा, और ये वर्तमान समय की मांग है और उस समय की भी मांग थी कि शिक्षा का निश्चित उद्देश्य हो, और उसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जाने लगी। अलग अलग स्तरों के लिए पृथक विद्यालय, देखिए जैसे मैंने बताया ना, स्त्रियों के लिए अलग विद्यालय खोला गया, मुस्लिमों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था की गई, और जो हमने अभी क्रमबद्ध बनाया था कि क्रमबद्ध रूप से अलग अलग विद्यालय खुले। तो पहले क्या था ना, एक ही, मान लीजिए पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय है, उसी विद्यालय में सब शिक्षा दी जा रही है। लेकिन अब उन्होंने बताया कि नहीं, अलग अलग, जैसे कि अगर मुस्लिमों के लिए है उनके लिए अलग शिक्षा दिया जाए, या जहाँ पर विशेष रूप से आवश्यकता है वहाँ पर विद्यालय की स्थापना करके वहाँ पर शिक्षा दे सकते हैं। तो अलग अलग स्तरों पे
पृथक विद्यालय खोले गए। जैसे कि कॉलेज की ही सिर्फ स्थापना है करना तो वहाँ पे कॉलेज की स्थापना, कहीं पे अगर विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी है तो सिर्फ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करने की आवश्यकता है तो वहाँ पर सिर्फ प्राथमिक विद्यालय खोल करके शिक्षा देने की बात कहीं ना कहीं दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा दिया गया। अब स्त्री शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की भी प्रगति देखने को मिला। स्त्री शिक्षा भी अगर आप देखेंगे तो इस घोषणा पत्र का ये प्रभाव पड़ा कि स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जो कि बालिकाएं शिक्षा लेने के लिए आगे आई और शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाने लगा। आप देखे होंगे कि समय समय पर टीचरों के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाने लगा और व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान किया जाने लगा बच्चों को, जिससे कि वो नौकरी भी प्राप्त कर ले, जिससे अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो ऐसी शिक्षा का भी प्रावधान इसमें किया गया। आज उसी तर्ज पे आप देखेंगे तो आधुनिक समय पे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड है। शिक्षक शिक्षा के लिए आप आज वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि बीएड है, डीएलएड है, एमएड है ना, ऐसी सारी चीज़ें शिक्षा दी जा रही हैं जो शिक्षक बनने वहाँ लोग शिक्षित हो रहे हैं, प्रशिक्षित हो रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा आप देख लीजिए कि वैसे तो शिक्षा को ही कह दिया गया कि व्यावसायिक शिक्षा है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा में इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, ऐसे बहुत सारे शिक्षाएं प्रदान की जा रही हैं। कृषि से संबंधित शिक्षा है जो दी जा रही है, जिसमें कृषि में भी विविध प्रकार के लोग कृषि करना सीख रहे हैं। मत्स्य पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन ना, मधुमक्खी पालन, ये सब सारी चीज़ें भी लिए जा रही हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। आज का क्लास कैसा लगा, जो चीज़ें मैं बता रहा था क्या आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं समझ में आया, उसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा और क्लास अच्छे से देखिएगा। जहाँ पर नहीं समझ में आया होगा आप वहाँ से कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके पश्चात जो शिक्षा व्यवस्था है, हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग को पढ़ेंगे, जो कि 1882 ईस्वी में आया। जो क्लास रहेगा वो और भी ज़्यादा रोचक है प्यारे बच्चों। और यहाँ से अगर बात किया जाए तो यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, 60 क्वेश्चन के और लॉन्ग क्वेश्चन के भी प्रश्न बनते हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और जो डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा। तो कल आप लोगों को भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में अवगत कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद प्यारे बच्चों। इसको पूरा नोट कर लीजिए आप लोग, पहले जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए।